हिस्ट्री का पार्ट 15 होगा। पार्ट 15 के अंतर्गत यहाँ पर हम पार्ट 15 के अंतर्गत आपको अध्याय 21 को देखेंगे। अध्याय 21 जो आपके यहाँ पे है कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया है, उसको यहाँ पे देखते हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ पे जो कहा गया कि 1937 में गांधी जी ने महसूस क्या कि 1937 में गांधी जी ने महसूस किया कि सुभाष चंद्र बोस की शक्ति और प्रतिभा की अब अधिक उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, और उन्होंने सुभाष को 1938 में हरिपुरा में आयोजित कांग्रेस के 51 अधिवेशन में अध्यक्ष चुना, जबकि वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं थे। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बोस और गांधी के बीच ये गठबंधन देश और कांग्रेस दोनों के लिए ही देखिए यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बोस और गांधी के बीच ये गठबंधन देश और कांग्रेस दोनों के लिए सही नहीं रहा। सुभाष न केवल गांधी जी के प्रसिद्ध चरखे की निंदा की अपितु आधुनिकृत भारत का आह्वान किया। देखिए अब उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को सशस्त्र संघर्ष करने एकजुट होने का आह्वान किया। सुभाष चंद्र बोस ने 20 जून 1940 को महात्मा गांधी से बात की और उन पर दबाव डाला कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की खराब स्थिति का फायदा उठाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का आह्वान करना चाहिए, और यह एक शुभ अवसर है। गांधी जी उनकी बात से सहमत नहीं हुए। 2 अक्टूबर 1943 को गांधी जी के जन्म दिवस पर बैंकॉक से अपने प्रस्थान उन्होंने गांधी जी की प्रशंसा की और अपनी श्रद्धा प्रकट की और कहा कि भारत के प्रति महात्मा गांधी द्वारा दी गई सेवाएं एवं बलिदान अद्वितीय और अतुलनीय है। देखिए अब जिसके उनका नाम हमारे राष्ट्रीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। यहाँ तक कि गांधी जी सुभाष बोस की स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीके से भिन्न होते हुए भी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के देश की स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयासों की सराहना की। एक मौके पर गांधी जी ने सुभाष को लिखा कि देश के प्रति आपका प्रेम और आज़ादी प्राप्ति के दृढ़ निश्चय अदम्य एवं विलक्षण है। देखिए अब आपकी सजगता पारदर्शी है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ के मौके पर गांधी जी ने सुभाष बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। इस प्रकार गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने उनके समूह के सभी समस्याओं पर विचार विमर्श किया। दोनों ने ईमानदारी पूर्वक अपने मतभेदों को स्वीकार किया। उनका आपसी संबंध सच्चाई, पारदर्शिता, बलिदान एवं पीड़ा आधारित था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अंत तक दोनों एक दूसरे के प्रति गहरी संवेदना एवं सम्मान था। देखिए अब फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन देखिए। दक्षिण पंथ ने गोविंद वल्लभ पंत के प्रस्ताव के माध्यम से अपना आक्रमण किया। दक्षिण पंथ ने गोविंद वल्लभ पंत के प्रसिद्ध प्रस्ताव के माध्यम से अपना आक्रमण किया, जिसमें पुरानी कार्यकारिणी विश्वास व्यक्त किया गया था। विगत 20 वर्षों में अपनाए जाने वाले गांधीवादी नीतियों में आस्था की बात को दोहराया गया था। और देखिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया था कि वे गांधी जी के इच्छानुसार अपनी नई कार्यकारिणी का चयन करें। पंत प्रस्ताव विषय समिति में 133 के मुकाबले 218 मतों से भारी बहुमत। देखिए यहाँ पर क्या कि पंत प्रस्ताव विषय समिति में 133 के मुकाबले 218 मतों से भारी बहुमत से पारित हुआ। सुभाष के पक्ष की मौलिक कमजोरी विशेषतया वामपंथ के बिखराव के संदर्भ में तब प्रकट हुई जब 29 अप्रैल 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कलकत्ता बैठक में गांधी जी की चुनौती स्वीकार नहीं कर सके कि आप अपनी कमेटी का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। आखिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और मई 1939 में कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक के निर्माण की घोषणा की। 11 अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सुभाष बोस को बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया और उन्हें 3 वर्ष तक कांग्रेस में किसी भी पद के अयोग्य घोषित कर दिया गया। 1 सितंबर 1939 में युद्ध छिड़ जाने के बाद इस बात का भी खतरा हो गया था कि कांग्रेसी सरकारों को युद्ध विरोधी कांग्रेसी सरकारों को
देखिए कांग्रेसी सरकारों को युद्ध विरोधी देखिए कांग्रेसी सरकारों को युद्ध विरोधी कांग्रेस प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध ही नई आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। भारत के भारत को साम्राज्यवादी युद्ध में घसीटा गया। इस प्रकार 29 से 30 अक्टूबर 1939 को 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। जो तर्कसंगत और अपरिहार्य था। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वह युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को परेशान नहीं करेंगे। कांग्रेस की स्थिति यहाँ देखिए क्या कि कांग्रेस ब्रिटेन की उम्मीद से कहीं अधिक फांसीवाद, नाजीवाद, सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद की विरोधी हो गई। किंतु युद्ध में कांग्रेस के समर्थन का प्रस्ताव 2 आधारभूत मांगों पर आया था। पहला, युद्धोपरांत संविधान सभा की बैठक आहूत की जानी चाहिए जो स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना पर विचार करेगी तथा देखिए दूसरा, अति शीघ्र केंद्र में किसी प्रकार की वास्तविक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। वायसराय लिन लिथगो ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। किंतु कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार को उक्त मांग मानना अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में आयोजित बैठक 10 से 14 सितंबर 1939। इस बैठक में भारत और ब्रिटेन को युद्ध में समर्थन देने के मुद्दे पर विभिन्न विचार प्रतिध्वनित हुए। देखिए यहाँ पर क्या प्रतिध्वनित हुए। गांधी जी इन्होंने मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। गांधी जी का मत था कि पश्चिम यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों और हिटलर का नेतृत्व गांधी जी का मत था कि पश्चिम यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों और हिटलर का नेतृत्व स्वीकार करने वाले निरंकुशवादी राज्यों में स्पष्ट अंतर है। सुभाष चंद्र बोस और समाजवादी इनका तर्क था कि चूंकि यह युद्ध समाजवादी तथा दोनों पक्ष अपने औपनिवेशिक हितों के लिए युद्धरत हैं। फलतः किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए। देखिए नेहरू ने फांसीवाद और लोकतंत्र के बीच स्पष्ट भेद प्रकट किया। उनका दृष्टिकोण यह था कि फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड का पक्ष न्यायोचित है। किंतु फ्रांस और ब्रिटेन समाजवादी नीतियों वाले देश हैं और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद के गहराते हुए अंतर्विरोध का परिणाम है। अतः भारत को स्वतंत्र होने से पूर्व ना ही युद्ध में सम्मिलित होना चाहिए और ना ही ब्रिटेन की परेशानियों का लाभ उठाकर आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए। अब ये क्या कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर फांसीवाद और नाजीवाद की भर्त्सना की। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे ही स्वतंत्रता से वंचित रखा जा रहा हो। यदि ब्रिटेन प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है तो उसे भारत को स्वाधीनता प्रदान कर सिद्ध करना चाहिए। तीसरा, सरकार को अतिशीघ्र ही अपने युद्ध के उद्देश्यों को सार्वजनिक बनाना चाहिए तथा यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि भारत पर किस तरह लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू किया गया था। कांग्रेस का नेतृत्व ब्रिटिश सरकार और वायसराय को पूरा मौका देना चाहता था। देखिए सरकार की प्रतिक्रिया की बात यहाँ पर की गई है। सरकार की प्रतिक्रिया के बाद आपको यहाँ पर की गई। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया आंतरिक तौर पर नकारात्मक थी। लिन लिथगो ने अपने वक्तव्य में 17 अक्टूबर 1939 मुस्लिम लीग तथा देशी रियासतों को कांग्रेस के विरुद्ध उकसाने की कोशिश की। इस अवसर पर सरकार ने ब्रिटेन के युद्ध पर इससे अधिक कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि ब्रिटेन भेदभावपूर्ण आक्रमण का प्रतिरोध कर रहा है। भविष्य के लिए वायदा किया कि युद्धोपरांत सरकार भारत के कई दलों, समुदायों और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियों तथा भारतीय राजाओं से इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किस प्रकार के संशोधन किए जाएं।
आवश्यकता हम क्या आवश्यकता पड़ने पर परामर्श लेने के लिए सरकार एक परामर्श समिति का गठन करेगी। सरकार की देखिए सरकार की गुप्त कार्यनीति निम्नलिखितों का वक्तव्य वास्तविकता से विचलन की नहीं अपितु सामान्य ब्रिटिश योजना का हिस्सा था, जिसके अनुसार देखिए जिसके अनुसार युद्ध से फायदा उठाकर खोए हुए देखिए जिसके अनुसार युद्ध से फायदा उठाकर खोए हुए उस आधार को पुनः प्राप्त करना जो कि कांग्रेस के प्रयासों के कारण सरकार के हाथ से निकल गया था। हाँ, हम देखिए क्या कि सरकार की नीति थी देखिए सरकार की नीति थी कांग्रेस को सरकार की नीति थी कि कांग्रेस को सरकार के साथ विवादों में उलझा दिया जाए। तत्पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों का उपयोग सत्ता को और अस्थायी बनाने में किया जाए। इस नीति के तहत युद्ध की घोषणा के उपरांत 1935 के अधिनियम में संशोधन कर केंद्र में राज्य के विषयों में हस्तक्षेप करने का असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिए। देखिए संशोधन कर केंद्र ने देखिए यहाँ पर 1935 के अधिनियम में संशोधन कर केंद्र ने राज्य के विषयों में हस्तक्षेप करने का असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिए। जिस दिन युद्ध की घोषणा की उसी दिन नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता के दमन हेतु सरकार ने भारतीय सुरक्षा अध्यादेश देश पर थोप दिया। देखिए यहाँ पर क्या मई 1940 में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित एक अति गुप्त अध्यादेश तैयार किया गया। इसका उद्देश्य कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले आंदोलन को कुचलना था। इसके पीछे सरकार की मंशा थी कि वह कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए किसी भी आंदोलन को आसानी से दबा सके तथा भारतीयों की सहानुभूति भी प्राप्त कर सके। सरकार का मानना था कि अध्यादेश उदारवादी एवं वामपंथियों की सहानुभूति प्राप्त करने में सहायक होता था। सरकार कांग्रेस की छवि को जापान एवं जर्मनी समर्थक दल के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या ब्रिटिश भारतीय सरकार की दमनकारी एवं भेदभावमूलक नीतियों का इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं भारत सचिव जेटलैंड ने पूर्ण रूपेण समर्थन किया। जेटलैंड ने तो कांग्रेस को विशुद्ध हिंदूवादी संगठन तक घोषित कर दिया। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के पूर्व या पश्चात अपनी उपनिवेशवादी पकड़ में किसी प्रकार की ढील नहीं देना चाहती था। कांग्रेस से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की मंशा रखती है। देखिए अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय जनमानस की उपेक्षा तक कांग्रेस के प्रति उसके शत्रुतापूर्ण रवैये की गांधी जी ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार की भारत संबंधी घोषणाएं दर्शाती कि ब्रिटेन का बस चले तो वह भारत में लोकतंत्र कभी न आने दे। अल्पसंख्यक तथा विशिष्ट वर्ग के हितों की चर्चा करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्येक अल्पसंख्यक तथा विशिष्ट वर्ग के हितों की रक्षा करेगी बशर्ते उनके दावों का देश की स्वाधीनता के मुद्दे से कोई टकराव नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सरकार द्वारा त्यागपत्र का निर्णय 28 अक्टूबर 1949 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वायसराय के वक्तव्य को पुरानी समाजवादी नीति का ही हिस्सा बताकर अस्वीकार कर दिया गया। युद्ध का समर्थन न करने का निर्णय किया गया। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों को त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। यहाँ देखिए क्या जनवरी 1940 में लिथगो ने घोषणा की कि युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेटस की स्थापना भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति का मुख्य लक्ष्य है। भारतीय राजनीति पर युद्ध के प्रभाव देखिए 1938-39 के फांसीवादी आक्रमण के प्रति भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया बेहद तीक्ष्ण थी। ब्रिटेन विरोधी कांग्रेसी राष्ट्रवाद और समाजवाद विरोधी तथा फांसीवाद विरोधी वाम अंतर्राष्ट्रीयतावाद दोनों ही फांसीवादी आक्रमण तथा चैम्बरमैन की तुष्टीकरण की नीति की भर्त्सना करने में अग्रणी रही। 3 सितंबर 1939 को भारत की इच्छा के विरुद्ध ब्रिटेन ने उसे युद्ध में शामिल कर लिया। राष्ट्रवादी द्वारा युद्ध में शामिल होने की शर्तों ब्रिटेन की नकारात्मक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी निष्क्रिय सविनय अवज्ञा के साथ प्रतिक्रिया प्रकट की। लेकिन कांग्रेस के वाम पक्ष ने कम्युनिस्टों के साथ में एक जुझारू युद्ध विरोधी संघर्ष के प्रचार किया। रूस पर जर्मनी के आक्रमण तथा जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के अभिग्रहण से भारतीय परिस्थिति नाटकीय परिवर्तन आए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गहन वाद के पश्चात जनवरी 1942 में फासिस्ट विरोधी जन युद्ध तथा मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों के समर्थन में खुले आम सामने आई। अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो के रूप में जुझारू प्रतिक्रिया जाहिर की। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, लेकिन 1942 के अंत तक ब्रिटिश नौकरशाही आंदोलन को कुचल दिया। देशव्यापी जनाक्रोश के विरुद्ध कम्युनिस्ट साहसपूर्ण तरीके से फांसीवाद के विरुद्ध कार्य करते रहे। भारत में युद्ध के भयावह आर्थिक परिणाम मुद्रास्फीति, बाजार में वस्तुओं की कमी, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार तथा 1943 का आकार जिसमें बंगाल में लगभग 30 लाख लोग मारे गए।
30 लाख लोग मारे गए। देखिए सांप्रदायिकता के बढ़ने से पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की माथा औपनिवेशिक शासकों के साथ समझौते के लिए कांग्रेस के प्रयास भारत में युद्ध के पश्चात के राजनीतिक वातावरण की ओर संकेत करते हैं। हालांकि किसानों और मजदूरों द्वारा साम्राज्यवाद विरोधी, जमींदार विरोधी और पंजीवाद विरोधी जुझारू संघर्ष एवं 1945-46 के नाविक विद्रोह ने पूर्ण स्वतंत्रता की प्रक्रिया एवं साथ साथ सामाजिक क्रांति को प्रोत्साहित किया। लेकिन 1945 से 1947 के दौरान जनता सांप्रदायिक विध्वंस तथा विभाजन की तनावपूर्ण स्थिति में जीवन जीने के लिए विवश थी। देखिए त्वरित जन सत्याग्रह के मुद्दे पर बहस देखिए। यहाँ देखिए अक्टूबर 1939 में लिनलिथगो की घोषणा के पश्चात तुरंत जन सत्याग्रह छेड़ने के मुद्दे पर एक बार पुनः बहस प्रारंभ हो गई। गांधी जी एवं उनके समर्थक तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि मित्र राष्ट्रों का पक्ष न्यायसंगत है। सांप्रदायिक संवेदनशीलता एवं हिंदू मुस्लिम एकता के अभाव में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो सकते हैं। संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है तथा तत्कालीन परिस्थितियां जन सत्याग्रह के प्रतिकूल है एवं जनता अभी किसी प्रकार के संघर्ष के तैयार नहीं है। देखिए आप क्या अब इसके देखिए अतः इसके स्थान पर यह आवश्यक है कि सांगठनिक रूप से कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाए, उसे संघर्ष हेतु तैयार किया जाए तथा सरकार से तब तक विचार विमर्श किया जाए जब तक यह सार्वजनिक ना हो जाए कि विचार विमर्श से समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। इसके लिए उपनिवेशिक शासन जिम्मेदार है। इसके पश्चात ही आंदोलन प्रारंभ किया जाना चाहिए। देखिए कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन मार्च 1940 में पारित किए गए परिश्रम गांधी जी तथा उनके समर्थकों को इन विचारों को पूर्ण महत्ता प्रदान की गई। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जैसे ही कांग्रेस से संगठन संघर्ष के योग हो जाता है या फिर परिस्थितियां इस प्रकार बदल जाती है कि संघर्ष निकट दिखाई दे, वैसे ही कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देगी। सुभाष चंद्र बोस और उनके फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी तथा रायवादियों इत्यादि वामपंथी समूह का तर्क था कि यह युद्ध एक साम्राज्यवादी युद्ध है तथा यही उचित समय है जबकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध चारों ओर से युद्ध छेड़कर स्वतंत्रता हासिल कर ली जाए। इसका मानना था कि जनता संघर्ष के पूरी तैयार है तथा सिर्फ आंदोलन प्रारंभ किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। इन्होंने स्वीकार किया कांग्रेस संगठन की कमजोरी सांप्रदायिक है तथा सांप्रदायिक कटुता जैसी समस्याएं अवश्य विद्यमान है, किंतु जनसंघर्ष के प्रभाव में ये सारी समस्याएं बढ़ जाएगी। इन्होंने तर्क दिया कि संगठन संघर्ष के पहले तैयार नहीं किया जाता, अपितु इसका निर्माण संघर्ष प्रारंभ होने के पश्चात होता है। अर्थात कांग्रेस को अतिशीघ्र आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि यदि कांग्रेस शीघ्र ही सत्याग्रह प्रारंभ करने के मुद्दे पर उनका साथ नहीं देती तो वामपंथी उसे नाता तोड़ ले तथा समानांतर कांग्रेस का गठन कर अपनी ओर से आंदोलन प्रारंभ करें। किंतु कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस के इस प्रस्ताव से असहमति प्रकट की। देखिए यहाँ पर क्या कि जवाहरलाल नेहरू का झुकाव दोनों पक्षों की ओर था। एक और उन्हें मित्र राष्ट्रों के साम्राज्यवादी चरित्र का एहसास था, तो दूसरी ओर वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे यूरोप में नाजीवाद के समर्थक हिटलर की विजय आसान हो जाए। एक और उनकी संपूर्ण मंशा और राजनीतिक चिंतन त्वरित आंदोलन प्रारंभ किए जाने को उद्यत परिलक्षित हो रहा था, तो दूसरी ओर वे नाजी विरोधी संघर्ष और जापान विरोधी संघर्ष को दुर्बल बनाए जाने के पक्षधर भी नहीं थे। बहरहाल नेहरू के अंत में कांग्रेस नेतृत्व और गांधी जी के बहुमत का समर्थन करने का ही निर्णय किया। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या कि पाकिस्तान प्रस्थ और लाहौर मार्च 1940 पाकिस्तान प्रस्थ और लाहौर मार्च 1940। यहाँ देखिए 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में आपको खलीफा उजमा फजल उल हक तथा सिकंदर हयात खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रस्ताव को फजल उल हक ने प्रस्तुत किया था तथा
खलीक उजमा ने इसका अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किए जाए ताकि वहाँ मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो, जैसे कि भारत को उत्तर पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उसमें समृद्ध प्रदेश प्रभुसत्ता संपन्न और स्वशासी हो, तथा जिन राज्यों में मुसलमान अल्पसंख्यक हो वहाँ उनके हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपबंध हो। अब यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव की बात की गई। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण असफलता था। बेल्जियम, हॉलैंड एवं फ्रांस के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। फलतः ब्रिटेन ने अब समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव निम्न प्रावधान पड़ा: भारत का डोमिनियन स्टेटस मुख्य लक्ष्य, भारतीयों को समेत कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, वायसराय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें मुख्यतः भारत अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा अल्पसंख्यकों के लिए राज्य संधियां तथा अखिल भारतीय सेवाएं इत्यादि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। उक्त आधार पर भारतीय सरकार को सहयोग प्रदान करेंगे। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नेहरू जी ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस मुद्दा पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। गांधी जी ने घोषणा की अगस्त प्रस्ताव के रूप में सरकार ने जो घोषणाएं की है उनसे राष्ट्रवादी तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और चोरी होगी। यद्यपि मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के संबंध में दिए गए आश्वासन का दिए गए आश्वासन का स्वागत किया, किंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण उसने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लीग ने घोषणा की कि भारत का विभाजन ही गतिरोध के हल का एकमात्र उपाय है। देखिए यद्यपि मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के संबंध में दिए गए आश्वासन का स्वागत किया, किंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण उसने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लीग ने घोषणा की भारत का विभाजन ही गतिरोध के हल का एकमात्र उपाय है। मूल्यांकन देखें यहाँ पर प्रस्ताव में प्रथम बार भारतीय द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई तथा कांग्रेस की संविधान सभा गठित करने की मांग को स्वीकार किया गया। डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद विस्तार कर भारतीयों को प्रथम बार बहुमत दिया गया, किंतु रक्षा, वित्त एवं गृह जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी अंग्रेजों का वर्चस्व बना रहा। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी गठन किया गया जिसका कार्य संबंधित विषय पर सलाह देना था। फिर आपको आगे यहाँ पर है अब हम देखिए आपको मूल्यांकन की बात करते हैं। प्रस्ताव में प्रथम बार आपको भारतीय द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई था। कांग्रेस की संविधान सभा गठित करने की मांग को स्वीकार किया गया। डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। जुलाई 1927 में वायसराय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर भारतीयों को प्रथम बार बहुमत दिया गया, किंतु रक्षा, वित्त एवं गृह जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी अंग्रेजों का वर्चस्व बना रहा। इसके अतिरिक्त देखिए अब इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी गठन किया गया जिसका कार्य संबंधित विषय पर सलाह देना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात यहाँ पर कर देखिए अगस्त प्रस्ताव के बाद भी अगस्त प्रस्ताव के बाद की परिस्थितियों में जो प्रगति हुई उसके पश्चात सरकार ने अरियल रवैया अपना लेता घोषित किया कि कांग्रेस जब तक मुस्लिम नेताओं के साथ किसी तरह के समझौते को मूर्त रूप नहीं देती तब तक भारत में किसी प्रकार का संवैधानिक सुधार संभव नहीं है। सरकार एक के बाद एक अध्यादेश जारी करती जा रही थी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा करने एवं संगठन बनाने का अधिकार जैसे अधिकार धड़ाधड़ छीन रही थी। 1940 के अंत में
हाँ, देखिए 1940 के यहाँ के 1940 के अंत में देखिए आप 1940 के अंत में कांग्रेस ने एक बार पुनः गांधी जी से कमान संभालने का आग्रह किया। इसके पश्चात गांधी जी ने ऐसे कदम उठाने प्रारंभ कर दिए जिससे उनकी अपनी व्यापक रणनीतिक अंतर्गत जन संघर्ष की भूमिका का निर्माण हुआ। उन्होंने व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। इस रणनीति के तहत उन्होंने तय किया कि हर इलाके में कुछ चुने हुए लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के मुख्य लक्ष्य थे, पर यह प्रदर्शित करना कि देखिए अब क्या यह प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों के धैर्य का अर्थ उनकी दुर्बलता नहीं लगाया जाना चाहिए। दूसरा यह व्यक्त करना कि भारत के लोग युद्ध के पक्षधर नहीं है युद्ध के पक्ष यह व्यक्त करना कि भारत के लोग युद्ध के पक्षधर नहीं है था, ना ही वे नाजीवाद एवं भारत के साम्यवादी शासन में कोई फर्क समझते था। तीसरा कांग्रेस की मांगों का शांतिपूर्वक स्वीकार करने के सरकार को एक और मौका देना। देखिए यहाँ पर क्या कि सत्याग्रहियों की मांग यह होगी कि युद्ध में भाग लेने के खिलाफ प्रचार करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए अब क्या यदि सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे युद्ध विरोधी भाषण को दोहराएंगे तथा गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। तत्पश्चात गांव में ये अपना संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर मार्च करने का प्रयास करेंगे। इसी नीति कारण ही इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया। देखिए 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले ही सत्याग्रही बने और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे। मई 1947 तक लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को सविनय अवज्ञा के लिए सरकार द्वारा दंडित किया जा चुका था। लेकिन दिसंबर 1941 में कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया गया। ये नेता भारतीय सीमाओं की रक्षा करने तथा मित्र राष्ट्रों की सहायता करने को आतुर थे। कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गांधी तथा नेहरू जी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत की रक्षा के लिए सरकार को इस शर्त पर सहयोग देने की पेशकश की गई यदि युद्ध के पश्चात भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। दूसरा, ब्रिटेन तुरंत ठोस रूप में सत्ता के हस्तांतरण पर राजी हो जाए। यही वह समय था, देखिए यह वही समय था जब गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। देखिए यहाँ पर क्या कि गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकार क्यों चुना। देखिए गांधी नेहरू को अपना उत्तराधिकार क्यों चुना। नेहरू एवं गांधी आधुनिकता, धर्म, ईश्वर, राज एवं औद्योगिकरण के प्रति विचारों में भिन्न थे। नेहरू धर्म के प्रति उदासीन थे जबकि गांधी ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। नेहरू जी का मानना था कि औद्योगिकरण ही भारत में व्याप्त अत्यधिक निर्धनता का एकमात्र समाधान है, जबकि गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान का आह्वान किया। नेहरू समाज एवं निर्धनता उन्होंने आधुनिक राज की शक्ति में विश्वास करते जबकि गांधी राजशक्ति को लेकर शंका में थे और इसकी जगह व्यक्ति एवं समुदाय की चेतना और इच्छा शक्ति में विश्वास करते थे। कई प्रकार की मत भिन्नता होने के बावजूद नेहरू गांधी जी का सम्मान करते थे और गांधी अपने पुत्रों से अधिक नेहरू विश्वास करते थे। दोनों गुरु शिष्य मूलभूत समानताएं थी। दोनों ही देशभक्ति को समावेशी और समग्र भाव में देखते थे। उन्होंने भारत को किसी विशेष जाति, भाषा, क्षेत्र या धर्म की अपेक्षा समग्र रूप से देखा। दोनों ही अहिंसा और लोकतांत्रिक सरकार में विश्वास करते थे। राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक द गुड बोटमैन में लिखा कि गांधी ने अपने विकल्प के तौर पर नेहरू को स्वीकार किया क्योंकि नेहरू जी ने बेहद विश्वसनीय रूप से भारत के बहुलवादी एवं समावेशी स्वरूप को प्रतिबिंबित किया, जिस पर महात्मा गांधी ने स्वयं बल दिया। अन्य विकल्प पटेल, राजाजी, आजाद, कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद कुछ हद तक वर्गीय हितों एवं संबद्धता के प्रति झुके हुए थे, लेकिन नेहरू एक ऐसे हिंदू थे जिन पर मुसलमान भरोसा कर सकते थे। एक ऐसे उत्तर भारतीय व्यक्ति थे जिनका दक्षिण भारत में सम्मान होता था और ऐसे पुरुष थे महिलाएं जिनकी प्रशंसा क्या करती थी। देखिए यहाँ पर गांधी की तरह सच्चे अर्थों में नेहरू सचमुच में एक अखिल भारतीय नेता थे और उन्हें उत्तराधिकारी बनाने का बड़ा कारण यह भी था कि उन्होंने भारतीयों को आशान्वित किया कि हम एक बेहद समृद्ध एवं शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्रिप्स मिशन की बात देखिए यहाँ पर भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा।
हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों के सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया। अब ये क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया? ये जहां एक और दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इन परिस्थितियों में ब्रिटेन को भारत से समर्थन कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों अमेरिका, सोवियत संघ एवं चीन की ओर से दबाव डाला जाता है कि वे भारत का समर्थन प्राप्त करें। भारत ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्र को समर्थन देना स्वीकार कर लिया था कि भारत को ठोस उत्तरदायी शासन का त्वरित हस्तांतरण कर दिया जाए तथा युद्धोपरांत भारत को पूर्ण आजादी देने का वचन दिया जाए। मुख्य प्रावधान देखिए, क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे। डोमिनियन राज के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह संघ आपको राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्माण में स्वतंत्र होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों एवं संस्थाओं अपनी भूमिका को खुद ही निर्धारित करेगा। यहाँ देखिए क्या कि जून 1948 जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था, उससे भी युद्ध में घसीट लिया। देखिए दिसंबर 1941 जापान ने पर्ल हार्बर स्थित अमेरिकी बेड़े पर अचानक हमला कर दिया। फिर देखिए मार्च 1942 को जापान ने लगभग पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात रंगून को भी अधिकृत कर लिया। अब यहाँ देखिए दूसरा क्या कि देखिए युद्ध की समाप्ति के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्माती परिषद का गठन किया जाएगा। इसके कुछ सदस्य आपको प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे तथा कुछ रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तीसरा देखिए ब्रिटिश सरकार संविधान निर्माती परिषद द्वारा बनाए गए संविधान को अलिखित शर्तों का अधीन स्वीकार करेगी। संविधान निर्माती परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं किया होगा वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। पृथक होने वाले प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। देशी रियासतों को भी इस प्रकार का अधिकार होगा। दूसरा नवगठित संविधान निर्माती परिषद तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण प्रजातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को आपसी सहमति द्वारा हल करेंगे। चौथा देखिए उक्त व्यवस्था होने तक भारत के सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन ब्रिटेन करेगा। देश की सुरक्षा का नियंत्रण एवं निर्देशन करेगा अतः गवर्नर जनरल की समझ शक्तियाँ पूर्ववत बनी रहेगी। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव का पूर्ववर्ती प्रस्तावों से भिन्न होना। अब कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव इसके पूर्ववर्ती प्रस्तावों से अनेक अर्थों में भिन्न थे। पहला यहाँ देखिए क्या कि संविधान के निर्माण का अधिकार अब वास्तविक तौर पर भारतीयों के हाथों में था। दूसरा संविधान निर्माती सभा के गठन हेतु एक ठोस योजना बनाई गई थी। प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का विकल्प दिया गया था। यह व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से भारत का विभाजन सुनिश्चित करती थी। यहाँ स्वतंत्र भारत के लिए अधिकार सुनिश्चित किया गया था कि उसे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। देखिए भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का भरपूर अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया था। क्रिप्स मिशन क्यों असफल हुआ? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असफल है तथा साधारण तौर पर भारतीयों के किसी भी वर्ग की सहमति प्राप्त नहीं कर सके। विभिन्न दलों समूहों ने अलग अलग आधार पर इन प्रस्तावों का विरोध किया। कांग्रेस ने निम्न आधारों पर प्रस्ताव का विरोध किया। पहला, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता का स्थान पर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था। दूसरा देखिए देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन का स्थान मनोनयन की व्यवस्था। तीसरा देखिए प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने तक पृथक संविधान बनाने की व्यवस्था जो कि राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध था। चौथा सत्ता के त्वरित हस्तांतरण योजना का अभाव था। प्रतिरक्षा के मुद्दे पर वास्तविक भागीदारी की व्यवस्था करना होना। प्रतिरक्षा के मुद्दे पर वास्तविक भागीदारी की व्यवस्था करना होना। गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता पूर्ववत थी अतः गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद
आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षा में विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था। मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके निम्न तर्क पड़ा, एकल भारतीय संघ व्यवस्था का होना उसे स्वीकार नहीं था। दूसरा देखिए संविधान निर्वाती परिषद के गठन का जो आधार सूचित किया गया था वह उसे स्वीकार नहीं था। प्रांतों के संघ से पृथक हुए था, अपना पृथक संविधान बनाने की जो विधि निर्धारित की गई थी उससे भी लीग असहमत थी। तीसरा देखिए प्रस्ताव मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। देखिए अन्य दलों ने भी प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिए जाने का विरोध किया। अन्य दलों ने भी प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिए जाने का विरोध किया। उदारवादियों का मानना था कि प्रांतों को संघ से पृथक होने का विकल्प देना भारत की एकता एवं सुरक्षा के विरुद्ध है। देखिए हिंदू महासभा ने भी इस प्रावधान हिंदू महासभा ने भी इस प्रावधान की आलोचना की। दैत्यों ने अनुमान लगाया कि विभाजन के पश्चात उन्हें बहुसंख्यक हिंदुओं की कृपा पर जीना होगा। सिखों का विरोध इस बात पर था कि विभाजन होने पर पंजाब उनसे छीन जाएगा। अंग्रेजों ने कहा कि यह योजना 1940 का अगस्त प्रस्ताव का ही एक रूप है जिसे अधिक स्पष्ट किया गया है। इसका उद्देश्य उस पुराने प्रस्ताव का अतिक्रमण करना नहीं। अंग्रेजों की इस घोषणा सरकार के प्रति शंका और बढ़ गई। अब क्या क्रिप्स द्वारा प्रस्ताव से आगे आकर भारतीयों को विश्वास जीतने की असफलता था। उनका यह कहना कि इसे स्वीकार करो या छोड़ दो गतिरोध के सबसे प्रमुख कारण थे। प्रारंभ में क्रिप्स ने मंत्रिमंडल गठन तथा राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की बात की, किंतु बाद में वे अपनी बातों से मुकर गए। कहने लगे कि उनका आशय केवल कार्यकारिणी परिषद के विस्तार से था। प्रांतों विलय या पृथक होने की व्यवस्था का प्रावधान अस्पष्ट था। संघ से पृथक होने के प्रस्ताव का विधानमंडल में 60% सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक था। यदि इस प्रस्ताव का 60% से कम सदस्य समर्थन करेंगे तब इसे प्रांत के व्यक्ति पुरुषों के समान बहुमत से पारित होना आवश्यक था। यह व्यवस्था विशेष रूप से पंजाब एवं बंगाल के हिंदुओं के आने का हानिकारक थी, भले ही वह भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। मिशन के प्रस्ताव में यह भी अस्पष्ट था कि सत्ता के हस्तांतरण संबंधी प्रावधानों को कौन लागू करेगा था, कौन इसकी व्याख्या करेगा। ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा यह थी क्रिप्स मिशन सफल न हो, क्योंकि वह भारतीय सत्ता के हस्तांतरण तथा देश की प्रतिरक्षा संबंधी जिम्मेदारी में भागीदारी दोनों की विरुद्ध थी। उधर चर्चित ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमरी विदेश मंत्री लिनलिथ को वायसराय तथा वेबेल कमांडर इन चीफ भी नहीं चाहते थे क्रिप्स मिशन सफल हो। वायसराय के वीटो निषेधाधिकार के मुद्दे पर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा कांग्रेसों के नेताओं के मध्य बातचीत टूट गई। गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में कहा कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत के अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। इस प्रकार स्टेफर्ड क्रिप्स भारतीयों को निराशा एवं असमंजस के वातावरण में छोड़कर वापस सीधे लौट गए। भारतीय जो अभी भी फांसीवादी आक्रमण के पीड़ितों के प्रति पूरी सहानुभूति की तस्वीर अपने मन मस्तिष्क में सजे हुए थे, अंग्रेजी सरकार के रवैये से खुद को छुड़ावा महसूस करने लगे। अब भारतीयों ने मानना प्रारंभ कर दिया, वर्तमान परिस्थिति असहनीय बन चुकी था। साम्राज्यवाद पर अंतिम प्रहार करना आवश्यक हो गया था। प्रमुख विचार हम देखिए यहाँ पर क्रिप्स के प्रस्ताव ने हमें बहुत कुछ नहीं दिया। देखिए क्रिप्स के प्रस्ताव ने हमें बहुत कुछ नहीं दिया। यदि हम उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में भी हम पर शासन किया जाता है। यदि अंग्रेज भारत से वापस चले जाए तब हमें कोई नया आंदोलन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। विश्व युद्ध ने भारत को एक सुअवसर प्रदान किया कि वो अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर ले। हमें केवल साधारण आश्वासन पर निर्भर रहकर इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। ये बात मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। देखिए मैं महामहिम सम्राट का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं उनके साम्राज्य को खत्म कर दूँ या नुकसान पहुँचाऊँ। ये बात विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अब देखिए क्या ये सारांश हमको यहाँ पर है कि राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया देखिए यहाँ पर क्या कांग्रेस का हरिपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीके एवं अन्य को लेकर गांधी एवं सुभाष के मतकेता एवं मतभिन्नता। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर कांग्रेस की स्थिति देखिए यहाँ पर कांग्रेस युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग करेगी यदि पर युद्धोपरांत भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तथा दूसरा अति शीघ्र केंद्र में किसी प्रकार की वास्तविक एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। पहला 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ था। ब्रिटेन ने भारत के युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की। 10 से 14 सितंबर 1939 वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी ने
ब्रिटेन को बिना शर्त युद्ध में समर्थन देने की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस और समाजवादियों ने तर्क दिया कि स्थिति का लाभ उठाकर उपनिवेशी शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया जाए था उसे अपदस्थ करने की कोशिश की जाए। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू फिर हम देखिए क्या कि जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया, लेकिन वे युद्ध ब्रिटेन की परेशानियों से लाभ उठाए जाने के पक्षधर नहीं थे। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध में भारत की सहभागिता का विरोध किया। कांग्रेस सरकार ने पारित प्रस्ताव में कहा जब तक भारत को आज़ादी देने का वादा नहीं किया था, भारत युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग नहीं देगा। सरकार को शीघ्र ही युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए। नीतियों की घोषणा 17 अक्टूबर 1939 देखिए। ब्रिटेन के युद्ध का उद्देश्य भेदभावपूर्ण अतिक्रमण को रोकना है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में संशोधन के लिए सरकार शीघ्र ही भारत के राजनीतिक दलों, विभिन्न समुदाय तथा समूहों से विचार विमर्श करेगी। देखिए, आवश्यकता पड़ने पर परामर्श लेने के सरकार एक परामर्श समिति का गठन भी करेगी। सरकार की प्रतिक्रिया, कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखिए युद्ध में भारत का समर्थन नहीं। देखिए फिर प्रांतीय कांग्रेस सरकारों द्वारा त्याग पत्र। फिर आपको आगे हम देखिए क्या कि लेकिन अभी शीघ्र ही कोई जन आंदोलन प्रारंभ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान प्रस्ताव मार्च 1940। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। अगस्त 1940। देखिए, भारत के डोमिनेट स्टेटस का मुख्य लक्ष्य युद्ध के पश्चात संविधान सभा गठित की जाएगी, जिसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। संविधान के देखिए भविष्य की किसी योजना के अल्पसंख्यकों की सहमति आवश्यक। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940। देखिए, कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल भेजे गए। मार्च 1942। देखिए यहाँ पर लगभग संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया को विजित करते हुए जापानी सेना रंगून तक पहुंच गई। फिर आपको आगे यहाँ पर है, फिर आपको देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में। देखिए, कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल भेजे गए। मार्च 1942। देखिए लगभग संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया को विजित करते हुए जापानी सेना रंगून तक पहुंच गई। गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना? देखिए, क्रिप्स मिशन मार्च 1942। इसके प्रस्ताव ने क्या किया? डोमिनेट स्टेटस के साथ भारतीय संघ की स्थापना, इसे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। युद्ध के पश्चात प्रांतीय विधानसभा द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। यह संविधान का प्रारूप तैयार करेगी। यदि कोई प्रांत संघ समित होना ना चाहे तो ब्रिटेन उसे पृथक से समझौता करेगा। इस दौरान भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटेन के हाथों में होगा। ब्रिटेन के हाथों में होगा। कांग्रेस ने निम्न प्रावधानों पर आपत्ति की। डोमिनेट स्टेटस, प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार, गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान। मुस्लिम लीग ने निम्न प्रावधानों पर आपत्ति की। स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के निर्माण की बात का न होना। संविधान सभा गठन की प्रक्रिया। तो आपको देखिए यहाँ पर अध्याय 23 आपको यहाँ पर है क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन आज़ाद। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं पाकिस्तान की मांग। भारत छोड़ो आंदोलन भी होगा, आज़ाद हिंद फौज एवं पाकिस्तान की मांग। अध्याय 23। देखिए, अध्याय 23 आपके यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं पाकिस्तान की मांग। देखिए, सबसे पहले आपको देखिए भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर देखिए, क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ का नारा प्रस्तावित किया। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। संघर्ष क्यों अपरिहार्य हो गया? देखिए यहाँ पर इसके कई कारण थे। पर असंवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की असफलता ने संवैधानिक विकास के मुद्दे पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रूप को उजागर कर देता है। यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की ज़्यादा समय तक चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। इससे अंग्रेजों को भारतीय विचार विमर्श किए बिना उनके भविष्य निर्धारण का अधिकार मिल जाएगा। देखिए क्या कि मूल्यों में देखिए यहाँ पर क्या मूल्यों में बेतहाशा। देखिए दूसरा देखिए मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि। देखिए मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि तथा चावल नमक इत्यादि आवश्यक वस्तु के अभाव के कारण सरकार के विरुद्ध जनता में तीव्र असंतोष था। सरकार ने बंगाल और उड़ीसा की नाव को जापानियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के भय से जब्त कर लिया था, जिससे देखिए यहाँ पर क्या जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। जापान ने अब क्या
जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटेन ने असम, बंगाल एवं उड़ीसा में दमनकारी एवं भूनीति का सहारा लिया। देखिए यहाँ पर तीसरा देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय तथा शक्तिशाली ब्रिटेन के पतन के समाचार ने असंतोष व्यक्त करने की इच्छा शक्ति भारतीयों में जगाई। देखिए यहाँ पर क्या कि ब्रिटिश शासन स्थायित्व से लोगों की आस्था कम होने लगी था। लोग डाकघरों एवं बैंकों से अपने रुपये वापस निकालने लगे। बर्मा और मलाया को खाली करने के ब्रिटिश सरकार के तौर तरीकों से काफ़ी असंतोष फैला। सरकार ने रुपया बस्तियों खाली करा दी तथा स्थानीय निवासियों को उनके भाग्य भरोसे छोड़ दिया। यहाँ दो तरह की सड़कें बनाई गई, भारतीय शरणार्थियों के काली सड़क तथा यूरोपीय शरणार्थियों के लिए सफ़ेद सड़क। ब्रिटिश सरकार की इन हरकतों से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को आघात लगा था। उनकी सर्वश्रेष्ठता की मनोवृत्ति उजागर हो गई। निराशा का जापानी आक्रमण का जनता द्वारा कोई प्रतिरोध न किए जाने का आशंका से राष्ट्रीय आंदोलन नेताओं को संघर्ष प्रारंभ करना अप्रिय लगने लगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक गवालियर टैंक मुंबई। देखिए गवालियर टैंक में आपको 8 अगस्त 1982 को आयोजित इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन तुरंत समाप्त किया जाए। घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवाद एवं समाजवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा, अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखेगा। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश शासन विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया। गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया गया। विभिन्न वर्ग को गांधी जी द्वारा दिए गए निर्देश। हालांकि गांधी जी द्वारा इन निर्देशों की घोषणा कांग्रेस से की गवालियर टैंक बैठक में ही कर दी गई थी, लेकिन उस समय उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया था। इनके तहत समाज के विभिन्न वर्गों को गांधी ने विभिन्न निर्देश दिए थे। ये निर्देश इस प्रकार के सरकारी सेवक त्यागपत्र नहीं दे, लेकिन कांग्रेस अपनी राजभक्ति घोषित कर दे। सैनिक सेना से त्यागपत्र नहीं दे, किंतु अपने सहयोगी एवं भारतीयों पर गोली नहीं चलाए। छात्र यदि आत्मविश्वास की भावना हो तो शिक्षण संस्थाओं में जाना बंद कर दे तथा पढ़ाई छोड़ दे। फिर आपको आंध्र के कृषक की बात क्या है। यदि जमींदार सरकार विरोधी हो तो पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहे, किंतु यदि जमींदार सरकार समर्थक हो तो लगान अदा करना बंद कर दे। राज्य महाराज की बात कर जनता को सहयोग करे, देखिए जनता को सहयोग करे तो अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करे। देखिए यहाँ पर क्या कि देसी रियासतों के लोग यहाँ शासकों का सहयोग तभी करे जब ये सरकार विरोधी होता है, सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अंश घोषित करे। इस अवसर पर गांधी जी ने लोगों से कहा, मैं एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूँ, उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह मंत्र है, करो या मरो। या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का अस्तित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। अब क्या यहाँ पर आंदोलन का प्रसार देखिए, यहाँ पर क्या गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन सांगठनिक कार्यता लगातार प्रचार अभियान से आंदोलन वातावरण निर्मित कर चुके थे। लेकिन सरकार ना तो कांग्रेस से किसी तरह के समझौते के पक्ष में थी, ना ही वो आंदोलन के औपचारिक शुभारंभ की प्रतीक्षा कर सकती थी। फर्त उसने गिरफ्तारी और दमन के निर्देश जारी कर दिए। 9 अगस्त को प्रांत ही सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया, तब अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। इन शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन के बावजूद युवा उग्रवादी तत्वों के हाथों में आ गई। जन विद्रोह की जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया था। सरकारी भवनों को बलपूर्वक तिरंगा फहराया। सत्याग्रह में आपको गिरफ्तारी दी, उड़ा दिए गए, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, टेलीफोन की लाइनें काट दी गई। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों ने हड़ताल कर दी, छात्रों का जुलूस निकाले गए। उन्होंने गैर कानूनी पर्चे लिखे, जगह उन्हें बांटने लगे था। भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए संदेशवाहक का कार्य किया। अहमदाबाद, बम्बई, जमशेदपुर, अहमदनगर, पुणे में मजदूरों ने हड़ताल कर दी।
देखिए अब भूमिगत गतिविधियां देखिए क्या भूमिगत गतिविधियों के संचालन कार्य मुख्यतः समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य गांधी आश्रम देखिए गांधी आश्रम के अनुयायी तथा क्रांतिकारियों के हाथों में रहा। देखिए बम्बई पूर्णा सतारा बड़ौदा तथा गुजरात के अन्य भाग कर्नाटक केरल केरल आंध्र संयुक्त प्रांत बिहार एवं दिल्ली इन गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। देखिए राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण देखिए अरुणा आसफ अली तथा उषा मेहता बीजू पटनायक छोटू देखिए यहाँ कि छोटू भाई पुराणिक देखिए अच्युत पटवर्धन सुचेता कृपा तथा आरपी गोयनका भूमिगत गतिविधियां संचालित करने वाले अग्रणी नेताओं में से थे। ये देखिए उषा मेहता ने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। भूमिगत गतिविधियों में संलग्न लोगों को व्यापक सहयोग मिल रहा था। उन्हें बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद दिया गया। इन आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य यह होता था कि सरकारी भवनों संचार तथा यातायात के माध्यमों तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले किए जाता है। जो व्यक्ति सरकार के समर्थक या सरकार की जासूसी करते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। अब की समानांतर सरकार देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। बलिया अगस्त 1942 में केवल एक सप्ताह के यहाँ चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। उनकी सरकार ने स्थानीय जिलाधिकारी के शासन के सभी अधिकार छीन लेता, जेल में बंद सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। तामलुक देखिए मिदनापुर दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पितरों की सहायता के कार्यक्रम प्रारंभ किए, स्कूलों को अनुदान दिए, धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों मार डाटा एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। टीपी नेताओं ठीक है। अब यहाँ पर सतारा की बात आपको यहाँ पर की गई है। देखिए सतारा 1943 के मध्य से 1945 तक देखिए यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समांतर सरकार स्थापित की गई। देखिए सरकार की स्थापना वाई बी चौहान तथा नाना पाट इत्यादि प्रमुख भूमिका थी। सरकार के कार्य ग्रामीण पुरस्कारों का स्थापना, न्यायदान मंडल देखिए जन अदालतों गठन, शराबबंदी अभियान तथा गांधी विवाहों का आयोजन जैसे कार्य सम्मिलित थे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने आंदोलनकारियों का अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। समाज का कोई भी वर्ग सहायता एवं समर्थन देने में पीछे नहीं रहा। उद्योगपतियों अनुदान प्रश्रय एवं अन्य वस्तुओं के रूप में सहयोग देखिए, छात्रों संदेश वाहक के रूप में सहयोग देखिए, समान ग्रामीणों सरकारी अधिकारियों को आंदोलनकारियों के संबंध में सूचना देने से इनकार, ट्रेन चालकों को ट्रेन में बम एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं ले जाकर पुलिस एवं सरकारी अधिकारी सभी ने आंदोलनकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। देखिए आंदोलन में जनता की भागीदारी देखिए यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में जनता की भागीदारी कई स्तरों पर थी। देखिए युवा मुख्य रूप से स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब फिर आगे देखिए क्या कि महिलाएं देखिए मुख्यतः स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों ने आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। देखिए अन्य महिलाओं में अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी तथा उषा मेहता के नाम प्रमुख है। अब किसान की बात यहाँ देखिए पूरे देश के किसान इस आंदोलन की जान थे। किसान चाहे अमीर हो या गरीब सभी आंदोलन में ऐतिहासिक भागीदारी निभाई। यहाँ तक कि कुछ जमींदारों ने भी आंदोलन में भाग लिया, विशेषकर दरभंगा के राजा जो काफी बड़े जमींदार भी थे। किसानों के ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों की अपना प्रतीकों की अपना निशाना बनाया था। जमींदारों के विरुद्ध उन्होंने कोई हिंसा प्रदर्शित नहीं की। बंगाल मिदनापुर बिहार महाराष्ट्र सतारा आंध्र गुजरात केरल तथा यूपी किसानों के गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। सरकारी अधिकारी के विषय ये लेते जाऊँ देखिए यहाँ पे ठीक ही के सरकारी अधिकारी विशेष रूप से प्रशासन पुलिस के निचले तबके से संबंध अधिकारी इन्होंने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। फलत इस तबके के सरकारी अधिकारियों सरकार का विश्वास समाप्त हो गया। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए मुसलमान इन्होंने भूमिगत आंदोलन कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान किया। आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा का नामो निशान भी नहीं था। कम्युनिस्ट की बात की यद्यपि इनका निर्णय आंदोलन का बहिष्कार करना था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने आंदोलन में भाग लिया। देसी रियासतें हम देखिए क्या इनका सहयोग आपको समान था। देखिए सरकारी दमन यहाँ पे ठीक है, ये लेते जाओ। फिर आपको आगे हम देखिए कहा गया कम्युनिस्ट की बात है यहाँ पर देसी रियासत हो गया
कम्युनिस्ट देखिए, यद्यपि इनका निर्णय आंदोलन का देखिए यद्यपि इनका निर्णय आंदोलन का बहिष्कार करना था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने आंदोलन में भाग लिया। देशी रियासतों की बात देखिए, इनका स्वरूप कुछ सामान्य था। सरकारी दमन की बात देखिए, आंदोलनकारियों के विरुद्ध सरकार ने दमन की नीति का सहारा लिया तथा वह आंदोलन को पूर्ण रूपेण कुचल देने की नीति पर उतर आए। यद्यपि मार्शल लॉ नहीं लागू किया गया था, किंतु सरकार की दमनात्मक कार्रवाई अत्यंत गंभीर थी। के प्रदर्शनकारियों पर निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो गोलियां बरसाए गए। अनुमान 10,000 लोग मारे गए। सरकार ने प्रेस पर हमला बोल दिया था, कई समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी गई। सेना ने कई शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। पुलिस एवं गुप्तचर सेवाओं का साम्राज्य कायम हो गया। पुलिस एवं गुप्तचर सेवा का समाज कायम हो गया। विद्रोही गांवों पर भारी जुर्माना लगाया गया, लोगों को सार्वजनिक रूप से कोई लगाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के देखिए मुख्य केंद्र थे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। छात्र, मजदूर एवं कृषक आंदोलन की रीढ़ थे, जबकि उच्च वर्ग एवं नौकरशाही आंदोलन तटस्थ बने रहे। देखिए यहाँ पर सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले तत्वों को आंदोलनकारियों ने देशद्रोही माना। आंदोलन से स्पष्ट हो गया कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना काफी गहराई तक घर कर चुकी थी। आंदोलन से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय इच्छा के विरुद्ध भारत पर अब और अधिक शासन करना संभव नहीं है। पूर्ववर्ती आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्ता का तत्व कहीं ज्यादा था। यद्यपि असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों चरणों में भी कांग्रेस ने स्वतः स्फूर्त तत्वों के विकास की संभावना को अवसर प्रदान किया था। किंतु 1942 ले लो। किंतु देखिए यहाँ पे क्या किंतु 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में था तो तुलनात्मक रूप से काफी अधिक था। देखिए वसुधा गांधी किंतु यहाँ पे किंतु 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यह था तुलनात्मक रूप से काफी अधिक था। किंतु 1942 के बाद छोड़ो आंदोलन में यह तुलनात्मक रूप से काफी अधिक था। वस्तुतः गांधीवादी जन आंदोलन की रणनीति यह थी कि शीर्ष नेतृत्व कार्यक्रम की योजना बना लेता था, तब उसका कार्यान्वयन जनता तथा स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं के हाथों में जोड़ दिया जाता था। देखिए यद्यपि नेतृत्व को आंदोलन छेड़ने का अवसर न मिल पाने के कारण भारत जो आंदोलन की रूपरेखा स्पष्ट नहीं की, किंतु एक बार जब कांग्रेस नेतृत्व एवं गांधी जी ने आंदोलन को परिभाषित कर दिया सभी लोग उत्प्रेरित होकर आंदोलन से जुड़ गए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस भी सैद्धांतिक राजनीतिक एवं संगठनात्मक तौर पर काफी लंबे समय से इस संघर्ष की तैयारी कर रही थी। हम क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन देखिए यहाँ पर क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि स्वतंत्रता संघर्ष के एजेंडे में भारत को तुरंत आज़ादी दिए जाने की मांग को सम्मिलित किया गया। इस आंदोलन के पश्चात कांग्रेस का नेतृत्व तथा भारतीय इस मांग के संदर्भ में कभी नरम नहीं पड़े। इस आंदोलन में जनसामान्य की भागीदारी अप्रत्याशित थी। लोगों ने आदम साहस एवं राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया, यद्यपि उन्होंने जो प्रताड़ना सही वो अत्यंत बर्बर एवं अमानवीय थी। संघर्ष की परिस्थितियां भी उनके अनुकूल तथा उनके प्रतिकूल थी, किंतु आंदोलन के हर मोर्चे पर जनता ने अत्यंत सराहनीय भूमिका निभाई तथा आंदोलनकारियों को पूर्ण समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया। अब यहाँ पर क्या गांधी उपवास हम देखिए यहाँ पर गांधी जी का उपवास की बात करते हैं। सरकार गांधी जी पर लगातार या दबाव डाल रही थी कि वे आंदोलन के दौरान आंदोलन के दौरान हो रही व्यापक हिंसा के आंदोलनकारियों की निंदा करें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तर्क दिया कि इस हिंसा के सरकार की दमनकारी नीतियाँ ही उत्तरदायी है। देखिए गांधी जी ने इसी सरकारी दमन के विरोध में फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया। गांधी जी के उपवास की खबर से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। देशों में प्रदर्शन, हड़ताल एवं जुलूसों का आयोजन किया गया। विदेशों में गांधी के उपवास की खबर से व्यापक प्रतिक्रिया हुई, सरकार से उन्हें तुरंत
सरकार से उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की गई। वायसराय की देखिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से 3 सदस्यों ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से 3 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। देखिए गांधी जी के हम क्या गांधी जी के गांधी जी के उपवास से निम्न उपलब्धियां हासिल हुई। जनता के मनोबल में वृद्धि हुई। ब्रिटिश विरोधी भावना और प्रखर हो गए। इसने राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को नया अवसर प्रदान किया। सरकार की सर्वोच्चता एवं दम की प्रवृत्ति का खुलासा हो गया। सरकार गांधी जी से किसी भी तरह का समझौता करने के पक्ष में नहीं था। वह यह मानकर चल रही थी कि उपवास के कारण गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी तथा उसकी समाजवादी नीति का सबसे बड़ा कंटक दूर हो जाएगा। किंतु गांधी जी ने हमेशा की तरह अपने विरोधियों को मान दे दिया, मरने से इनकार कर सरकारी मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब देखिए आज़ाद हिंद फौज की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में मलाया नाम की जगह पर आया। मोहन सिंह ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सेना अधिकारी थे, किंतु कालांतर उन्होंने समाजवादी ब्रिटिश सेना में सेवा करने का स्थान पर जापानी सेना की सहायता से अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने का निश्चय किया। प्रथम से यहाँ देखिए जापानी सेना ने जब भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सौंपना प्रारंभ कर दिया तो वे उन्हें आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। सिंगापुर के जापानियों के हाथ में आने के पश्चात मोहन सिंह को 50,000 युद्धबंदी प्राप्त हुई। यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 1942 के अंत तक इनमें 40,000 लोग आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित होने को राजी हो गए। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने निश्चय किया कि वे कांग्रेस एवं भारतीय द्वारा आमंत्रित किए जाने के पश्चात ही कार्रवाई करेंगे। बहुत से लोगों का यह भी मानना था कि आज़ाद हिंद फौज के कारण जापान दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों से दुर्व्यवहार नहीं करेगा या भारत पर अधिकार करने के बारे में नहीं सोचेगा। भारत छोड़ो आंदोलन आज़ाद हिंद फौज को एक नई ताकत प्रदान की। मलाया में ब्रिटेन के विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन किए गए। 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया। इस समय तक जापान यह योजना बनाने लगा था कि भारत पर आक्रमण किया जाए। भारतीय सैनिकों के संगठित होने से जापान अपनी योजना को मूर्त रूप देने हेतु उत्साहित हो गया। किंतु दिसंबर 1942 तक आते आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के प्रश्न में मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैन्य अधिकारियों तथा जापानी अधिकारियों के बीच तीव्र मतभेद पैदा हो गया। दरअसल जापानी अधिकारियों की मंशा थी कि भारतीय सेना प्रतीकात्मक हो तथा उसकी संख्या 2,000 तक सीमित रखी जाए, किंतु मोहन सिंह का उद्देश्य 2 लाख सैनिकों की फौज तैयार करने का था। अब के द्वितीय चरण यहाँ पर क्या आज़ाद हिंद फौज का द्वितीय चरण 2 जनवरी 1943 को सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर पहुंचे प्रारंभ हुई। इससे पहले गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस इससे पहले गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सदस्यता का इससे पहले गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया तथा 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नए दल का गठन कर लिया था। मार्च 1941 में वे भारत से बाहर निकले, जहां उन्हें नजरबंद बनाकर रखा गया था। भारत से पलायन के पश्चात उन्होंने रूसी नेताओं से मुलाकात कर ब्रिटेन को सहायता देने की मांग की। जब जून 1941 में सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो गया तो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए। तत्पश्चात वहां से फरवरी 1943 में वे जापान पहुंचे। उन्होंने जापान से ब्रिटेन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ की मांग की। जनवरी 1947 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां राष्ट्रभाई बोस एवं अन्य लोगों ने उनकी मदद की। यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया में निवास करने वाले भारतीय तथा बर्मा, मलाया एवं सिंगापुर के भारतीय को युद्धबंदी उन्हें महत्वपूर्ण सत्ता पहुंचाई। अक्टूबर 1943 में उन्होंने सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार का गठन किया। सिंगापुर के अतिरिक्त रंगून में भी इसका मुख्यालय बनाया गया। देखिए धुरी राष्ट्रों से अब यहाँ पे क्या कि धुरी राष्ट्रों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। सैनिकों को गहन प्रशिक्षण दिया गया तब फौज के धन एकत्रित किया गया। नायकों को भी सेना में भर्ती किया। स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया गया तथा उसे रानी झांसी रेजिमेंट नाम दिया गया। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा। शाह नवाज के नेतृत्व आज़ाद हिंद फौज एक बटालियन जापानी फौज के साथ भारत बर्मा सीमा हमले में भाग लेने के इम्फाल भेजी गई, किंतु यहाँ भारतीय सैनिकों से दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें न केवल रसद एवं हथियारों से वंचित किया गया अपितु जापानी सैनिकों के निम्न स्तर काम करने के लिए भी बाध्य किया गया। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल टूट गया। इम्फाल अभियान की विफलता तथा जापानी सैनिकों के पीछे लौटने से इस बात को उम्मीद समाप्त हो गई कि आज़ाद हिंद फौज भारत को स्वाधीनता दिला सकती है।
देखिए जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण करने के पश्चात जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों को युद्धबंदी के रूप में भारत लाया गया था, उन्हें कठोर दंड देने का प्रयास किया गया, तो भारत में उनके बचाव में एक सशक्त जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब हमने क्या कि 1943 का अकाल देखिए, 1943 का अकाल यहाँ देखिए, इस अकाल के ये देखिए यहाँ पर क्या इस अकाल से सबसे देखिए इस अकाल से इस अकाल से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, जिसमें तामलुक, कोंताई, डायमंड हार्बर क्षेत्र, ढाका, फरीदपुर, तिपेरा एवं नोआखरी सम्मिलित थे। देखिए अनुमान है कि इस मानव निर्मित भीषण अकाल में 15 से 30 लाख लोग अकाल के ग्रास बन गए। मरने वालों में अधिकांशतः महामारी, मलेरिया, हैजा, चेचक, कुपोषण एवं भूख के कारण मारे। इस भयानक दुर्भिक्ष के लिए भीड़ का उत्तरदायी थे। पर युद्ध प्रचार एवं युद्ध व्यय के कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति बंद हो गई। दूसरा देखिए अब क्या बर्मा में दक्षिण पूर्व एशिया से चावल का आयात बंद हो गया। तीसरा देखिए राहत कार्य विलंब से प्रारंभ हुए तथा वे पर्याप्त नहीं थे। केंद्र सरकार ने इसे प्रांतीय जिम्मेदारी कहकर कोई सहायता नहीं की। सहायता कार्य मुख्यतः बड़े शहरों में ही चलाया गया। धन के अभाव कारण सहायता कार्य असीमित रहता। इन सभी कारणों से दुर्भिक्ष की भयंकरता बढ़ गई। अब यहाँ पर राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 देखिए यहाँ पर क्या देखिए इस भी संवैधानिक गतिरोध को हल करने के प्रयास बराबर चल रहे थे। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी समस्या के समाधान हेतु किए गए। व्यक्तिगत स्तर पर गतिरोध को हल करने हेतु कुछ सुझाव दिए गए, प्रस्ताव पेश किए गए। देखिए इसी तरह व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रयास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी राजगोपालाचारी ने किया। देखिए राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फॉर्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। यह फॉर्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा की प्रस्ताव था। गांधी ने इस फॉर्मूले का समर्थन किया। इस फॉर्मूले की मुख्य विशेषता इस प्रकार थी। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, प्रांत में अस्थायी सरकारों का स्थापना के कार्य मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे, युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करे जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत में है, और उस क्षेत्र में आपको जनमत सर्वेक्षण कराया जाए तब उसके आधार पर तय किया जाए कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं या नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है कि देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन इत्यादि के संबंध दोनों के मध्य कोई संयुक्त समझौता हो जाए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि ये बात उसी स्थिति में स्वीकृत होगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देगा। अब कि जिन्ना की आपत्ति देखिए जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस से द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले। उन्होंने यह भी मांग की कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में केवल मुसलमानों की ही मत देने का अधिकार दिया जाए, ना कि पूरी जनसंख्या को। उन्होंने केंद्र में साझा सरकार के गठन के विचार का भी विरोध किया। हालांकि कांग्रेस भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग को स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग को पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने पर सहमत थी, लेकिन लीग ने भारतीय संघ की स्वतंत्रता की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसका संपूर्ण ध्यान केवल पृथक पाकिस्तान की मांग पर ही केंद्रित था। अब देखिए यहाँ पर क्या कि हिंदू नेताओं जैसे वीर सावरकर ने राजगोपालाचारी फॉर्मूले का तीव्र आलोचना की। देखिए देसाई लियाकत समझौता की बात यहाँ पर करते हैं। अभी भी गतिरोध को दूर करने के प्रयास चल रहे थे। इन्हीं प्रयासों तहत केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस नेता भोला भाई देसाई केंद्रीय विधानमंडल में ही मुस्लिम लीग के उपनेता लियाकत अली खान से मिले था। दोनों ने मिलकर केंद्र में अंतिम सरकार के गठन हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव में प्रावधान था कि अंतिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल से अपने समान सदस्यों को मनोनीत करेंगे। देखिए सदस्यों में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित होंगे। लेकिन इस समझौता प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य कोई सहमति होने के बाद तो दूर रही, दोनों के मध्य मतभेद और गाढ़े हो गए। बाद के वर्षों में इस मतभेद का व्यापक प्रभाव हुआ था, विभाजन की धारणा और पुष्ट हो गई। देखिए वेवेल योजना देखिए यहाँ पर क्या यद्यपि मई 1945 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध ये समाप्ति का अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार यह चाहती थी कि भारत में संवैधानिक प्रश्न को किसी भी हल कर लिया जाए। इससे वायसराय लॉर्ड वेबर्स यह कहा गया कि वे इस संबंध में भारत के नेताओं से विचार विमर्श कर समझौते का प्रयास करें। जून 1945 में सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया।
देखिए अब सरकार समस्या के समाधान हेतु क्या क्यों तत्पर थी। देखिए 1945 के मध्य में इंग्लैंड में चुनाव आयोजित होने वाले थे। रूढ़िवादी यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि वे समस्या के समाधान हेतु गंभीर है। विभिन्न राष्ट्रों की ओर से ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि वे भारत का समर्थन प्राप्त करे। सरकार भारतीय ऊर्जा को ऐसी दिशा में मोड़ना चाहती थी जो जहाँ वो अंग्रेजों के लिए लाभदायक हो सके। अब की योजना की बात यहाँ पर की गई है। सरकार की ओर से जब तक नया संविधान न बने वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया गया। इसी उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड वेबर ने जून 1950 से शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं अन्य लोगों ने भाग लिया। वेबर योजना के मुख्य प्रावधान निम्न अनुसार थे। पहला, देखिए अफवाह स्वरूप गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। पुनर्गठित परिषद 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। यद्यपि गवर्नर जनरल का निषेधाधिकार वीटो समाप्त नहीं किया जाएगा, परंतु उसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा। देखिए राजनीतिक दलों की एक संयुक्त सभा आहूत की जाएगी ताकि कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए एक सर्वसम्मत सूची प्रस्तुत की जा सके। किंतु यदि इस मसले पर आम सहमति न बन सके तो इस कार्य के लिए पृथक सूचियां प्रस्तुत की जाए। देखिए इस बात की पूरी संभावना रखी गई कि जैसे ही युद्ध में ब्रिटेन को निर्णायक विजय प्राप्त होगी, नए संविधान के निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। देखिए मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया हम देखिए। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि लीग को ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए और वायसराय की सूची मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। लीग को इस बात का भय था कि अल्पसंख्यक वर्ग में अनुसूचित जातियां सिख और ईसाई इत्यादि प्रतिनिधि होने थे। अनुसूचित जातियां सिख और ईसाई इत्यादि के प्रतिनिधि होने थे, जिससे प्रस्तावित कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या केवल 1/3 रह जाएगी। ऐसे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये थी कि पंजाब के संघवादी दल के मलिक खिजर हयात खान मलिक खिजर हयात खान जो मुस्लिम लीग के नहीं थे, वेबर उन्हें कार्यकारिणी में रखना चाहते थे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखिए। कांग्रेस ने यह कहकर वेबर योजना का विरोध किया कि इसका प्रयास है कि कांग्रेस की छवि विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल की बनकर रह जाए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने यह मांग भी रखी कि उसे यह अधिकार दिया जाए कि वो अपने सदस्यों के मनोनयन में सभी संप्रदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सके। वेबर की भूल देखिए। वेबर द्वारा शिमला सम्मेलन को असफल कर समाप्त कर दिए जाने से मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हो गई। इससे लीग और सुदृढ़ होकर उभरी, जिसका प्रमाण 1946 के चुनाव से मिल गया। वेबर के कदम से जिन्ना की स्थिति में भी अत्यधिक सुधार आया था। इसने ब्रिटेन की चलचित्र के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी सरकार के मुखौटे को अनावृत कर दिया। यहाँ पर साथ भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में भारतीय मांगों को पूरा करने के सरकारी इच्छा शक्ति का अभाव, युद्ध के समय उत्पन्न कठिनाइयों से उपजा जन असंतोष, ब्रिटेन की अपरायता का भ्रम टूटना, संभावित जापानी आक्रमण के मद्देनजर भारतीय नेताओं की जनता को तैयार करने की अभिलाषा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक बम्बई 8 अगस्त 1942 के बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। देखिए बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। और 9 अगस्त 1942 सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्य गतिविधियां देखिए। जनता विद्रोह एवं प्रदर्शन उतारो मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में मुख्यतः सरकारी भवनों में प्रतीकों पर आक्रमण। देखिए यहाँ पर आंदोलनकारियों को समुचित नेतृत्व प्रदान करने के लिए कुछ नेताओं की भूमिगत गतिविधियां। बने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, सतारा, महाराष्ट्र में समांतर सरकारों का गठन हुआ। अब यहाँ के क्या समाज के विभिन्न वर्ग जिन्होंने आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया, युवा, महिलाएं, श्रमिक, किसान, सरकारी सेवक एवं सामवादी। देखिए फरवरी 1943 में गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। आज़ाद हिंद फौज प्रथम चरण, द्वितीय चरण। देखिए सी राजगोपाल फॉर्मूला मार्च 1944 में। देखिए मुस्लिम लीग को तुरंत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना चाहिए तथा अंतिम सरकार को सहयोग प्रदान करना चाहिए। लेकिन युद्ध के उपरांत मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को आत्मनिर्धारण का अधिकार प्रदान किया जाए। देश
देश के विभाजन की स्थिति में रक्षा, वाणिज्य एवं दूरसंचार इत्यादि मुद्दों का संचालन एक ही केंद्र कॉमन सेंटर से किया जाए। जिन्ना ने फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले। देखिए देसाई लियाकत समझौता, देखिए यहाँ पर क्या केंद्रीय कार्यकारिणी में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों का समान प्रतिनिधित्व हो, 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित किए जाए। देखिए विवेल योजना या शिमला सम्मेलन जून 1945। देखिए अफवाह सब गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू एवं मुसलमान की संख्या बराबर रखी जाएगी। मुस्लिम लीग ने शर्त रखी कि परिषद के सभी मुसलमानों का मनोनयन वह स्वयं करेगी था। उसने कार्यकारिणी परिषद में सांप्रदायिक निश्चिताधिकार की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विवेक योजना उसे विशुद्ध सवर्ण हिंदू या हिंदू द्वारा घोषित करने का प्रयास है। और फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर क्या अध्याय 24 देखिए युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करती है। युद्धोपरांत आपको राष्ट्रीय परिदृश्य जो उसके यहाँ देखिए आप अध्याय 24 आपको जो युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य की बात यहाँ पर करते हैं। और 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन कमजोर पड़ने से लेकर 1945 में ध्रुवीय राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान के पतन तक भारत का राजनीतिक परिदृश्य शांत था, लेकिन आंतरिक रूप से युद्ध जनित कष्टों के कारण आक्रोश बढ़ रहा था, जिसे अंग्रेज शासन अपने तमाम प्रयत्नों के बावजूद रोक नहीं पा रहा था। इस आक्रोश को शांत करने के अंग्रेजी शासन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जोरदार ढंग से कहीं अधिक जोरदार ढंग से लोगों का ध्यान इस बिंदु से हटाने के लिए प्रयासरत था। जबकि इस जन आक्रोश का मुख्य कारण भारतीय उत्पादनों का सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भेजा जाना और भारतीयों को ब्रिटेन से उपभोग की वस्तुओं के आयात में गिरावट आने के कारण बढ़ने वाली महंगाई थी। देखिए गिरावट आने के कारण बढ़ने वाली महंगाई थी। रक्षा व्यय में यहाँ पर क्या कि रक्षा व्यय में भारत योगदान का ब्रिटेन द्वारा भुगतान न किए जाने तथा ब्रिटेन में भारत के बढ़ते हुए कर्ज की कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई। स्पष्ट रूप से 1945 तक लोग कष्टों की चरम सीमा तक पहुँच गए थे और तथा कथित सर्वोपरि ब्रिटिश राज भी स्थिति को बदलने में असमर्थ था। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय विप्लव के दो पहलू की बात करें। ब्रिटिश शासन के अंतिम 2 वर्षों में राष्ट्रीय विप्लव के संबंध में 2 आधारभूत कारकों का विश्लेषण किया जा सकता है। इस दौरान सरकार कांग्रेस, मुस्लिम लीग तीनों ही कुटिल समझौते करने में संलग्न रहे। इससे सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिला, जिसकी चरम परिणति स्वतंत्रता एवं देश के विभाजन के रूप में सामने आई। श्रमिकों, किसान एवं राज्य के लोगों द्वारा असंगठित स्थानीय उग्रवादी जन प्रदर्शन इसने राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण कर लिया। इस तरह की गतिविधियों में आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों को रिहा करने से संबंधित आंदोलन, शाही नौसेना के नाविकों के विद्रोह, पंजाब किसान मोर्चा का आंदोलन, ट्रावनकोर के लोगों का संघर्ष, तेलंगाना आंदोलन प्रमुख है। देखिए यहाँ पर सरकार के दृष्टिकोण परिवर्तन क्यों आया। जब सरकार ने जून 1945 में कांग्रेस से प्रतिबंध हटाकर उसके नेताओं को रिहा किया तो उसे उम्मीद थी कि इससे जनता हतोत्साहित होगी, लेकिन इसके असर भारतीयों का उत्साह दोगुना हो गया। 3 वर्षों दमन से जनता में सरकार के विरुद्ध तीव्र रोष का संचार हो चुका था और राष्ट्रवादी नेताओं की रिहाई से जनता की उम्मीदें और बढ़ गई। रूढ़िवादी सरकार के समय की वेवेल योजना मौजूदा संवैधानिक संकट को हल करने में विफल रही। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में श्रमिक दल सत्ता में आए। क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। 35 लॉरेंस नए भारत सचिव बने। पैंतीस लॉरेंस नए भारत सचिव बने। अगस्त 1945 में देखिए यहाँ पर क्या अगस्त 1945 में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापकों के चुनाव की घोषणा की गई। सितंबर 1945 में सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के उपरांत एक संविधान सभा गठित की जाएगी। लेकिन सरकार के रुख में परिवर्तन निम्न कारणों के प्रभावाधीन आया। अब क्या सरकार के रुख में निम्न कारकों के प्रभावाधीन आया। देखिए युद्ध की समाप्ति के पश्चात
यहाँ देखिए युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व शक्ति संतुलन परिवर्तित हो गया। ब्रिटेन अब महाशक्ति नहीं रहा था, अमेरिका एवं सोवियत संघ विश्व की दो महान शक्तियों के रूप में उभरे। इन दोनों ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया। ब्रिटेन की नई लेबर सरकार भारतीय मांगों के प्रति ज़्यादा सहानुभूति रखती थी। संपूर्ण यूरोप में इस समय समाजवादी लोकतांत्रिक सरकारों का गठन की लहर चल रही थी। ब्रिटिश सैनिक हतोत्साहित एवं थक चुके थे। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। दक्षिण पूर्व एशिया विशेषकर वियतनाम एवं इंडोनेशिया में इस समय साम्राज्यवाद विरोधी वातावरण था। यहाँ उपनिवेशी शासन का तीव्र विरोध किया जा रहा था। अंग्रेज अधिकारियों को भय था कि कांग्रेस पुनः नया आंदोलन प्रारंभ करके 1942 के आंदोलन की पुनरावृत्ति कर सकती है। सरकार का मानना था कि यह आंदोलन 1942 के आंदोलन से ज़्यादा भयंकर हो सकता है, क्योंकि इसमें कृषक आंदोलन 1942 के आंदोलन से ज़्यादा भयंकर हो सकता है, क्योंकि इसमें कृषक असंतोष, संचार व्यवस्था पर प्रहार, मजदूरों की दुर्दशा, सरकारी सेनाओं से असंतुष्ट, सरकारी सेवाओं से असंतुष्ट तथा आज़ाद हिंद फौज के सैनिक इत्यादि जैसे कारकों का गठजोड़ बन सकता है। देखिए यहाँ पर सरकार इस बात से भी चिंतित थी कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का अनुभव सरकार के विरुद्ध हमले में प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए युद्ध के समाप्त होते हैं भारत में चुनाव का आयोजन तय था, क्योंकि 1934 में केंद्र के लिए एवं 1937 में प्रांतों के जो चुनाव हुए थे उसके पश्चात दोबारा चुनाव का आयोजन नहीं किया गया था। यद्यपि ब्रिटेन भारत उपनिवेश को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी सत्तारूढ़ लेबर सरकार समस्या के शीर्ष समाधान के पक्ष में थी। कांग्रेस का चुनाव अभियान आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा देखिए सबको आगे यहाँ पर कहा गया। देखिए यहाँ पर जो आपको कांग्रेस का चुनाव अभियान है आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। यहाँ देखिए क्या 1946 में यहाँ क्या 1946 में सर्दियों में चुनाव के आयोजन की घोषणा की गई। इन चुनाव अभियान के समय राष्ट्रवादी नेताओं के समक्ष यह उद्देश्य था कि वे न केवल वोट पाने का प्रयास करें, अपितु लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को और सशक्त बनाए। देखिए चुनाव अभियान में राष्ट्रवादियों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार के दमनकारी नीतियों की खुलकर आलोचना देखिए यहाँ पर क्या कि खुलकर आलोचना करके भारतीय देश में हम क्या कि कांग्रेसी नेताओं ने शहीदों की देशभक्ति एवं त्याग की प्रशंसा तथा सरकार की आलोचना करके भारतीयों में आपको देश प्रेम की भावना को संचारित करने का प्रयत्न किया। कांग्रेस के नेताओं ने 1942 के आंदोलन में नेतृत्वहीन जनता के साहसी प्रतिरोध की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अनेक स्थानों पर शहीद स्मारक बनाए गए तथा पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के ध्यान एकत्रित किया गया। सरकारी दमन की कहानी को विस्तार से जनता के मध्य सुनाया जाता था। दमनकारी नीति अपने आने वाले देखिए यहाँ पर कांग्रेस का चुनाव अभियान आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। हम देखिए क्या 1946 में सर्दियों में चुनाव के आयोजन की घोषणा की गई। इन चुनाव में अभियान के समय राष्ट्रवादी नेता के समक्ष यह उद्देश्य था कि वे न केवल वोट पाने का प्रयास कर अपितु लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को और सशक्त बनाए। देखिए चुनाव यहाँ पर जो सशक्त बनाए। देखिए चुनाव अभियान में राष्ट्रवादियों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों की खुलकर आलोचना की था। कांग्रेस नेताओं ने यहाँ तक हो गई। देखिए अब क्या किंतु सरकार की किंतु सरकार इन गतिविधियों में रोक लगाने में असफल है। राष्ट्रवादियों की इन कार्यों से जनता सरकार से और भयमुक्त हो गई। उन सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकार की स्थापना लगभग सुनिश्चित हो गई जहां सरकारी दमन ज़्यादा प्रबल था। इन कारणों सरकार परेशान हो गई। अब सरकार कांग्रेस के साथ कोई सामाजिक समझौता करने तो मजबूर सी दिखने लगी। सरकार तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाए जाने के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में जितनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई उसकी कल्पना ना तो कांग्रेसी नेताओं को और न सरकार को थी। पूरा देश इन सैनिकों के बचाव में आगे आ गया। अब इससे पहले सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इन सैनिकों पर मुकदमा चलाया जाएगा। कांग्रेस के सैनिकों को बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। सैनिकों को आर्थिक सहायता देने तथा उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करने हेतु आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति भी बनाई गई। आज़ाद हिंद फौज का मानसिक प्रभाव अत्यंत प्रबल था और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था आज़ाद हिंद फौज के बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई के पक्ष में जन और नेतृत्व स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन। इस संदर्भ को दो समाजवादी नीतियों का सशक्त प्रभाव पड़ा। एक तो पहले की सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर
सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय लिया तथा दूसरा मुकदमा नवंबर में लाल किले में एक हिंदू प्रेम कुमार सागर, एक मुसलमान शाहनवाज खान था, एक सिख गुरुबख्श सिंह डिल्लो को एक ही कटघरे में खड़ा करके चलाया गया। बचाव पक्ष में भोला भाई देसाई और तेज बहादुर संप्रभु के साथ नेहरू भी थे। कारजू एवं आसफ अली उनके सहायक थे। इसके अतिरिक्त वियतनाम एवं इंडोनेशिया में भी उपनिवेशी शासन की स्थापना हेतु भारतीय सेना की टुकड़ियों का प्रयोग किए जाने से ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पुख्ता हुई। इससे सारी वर्ग एवं सैनिकों दोनों में असंतोष जागा। देखिए आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों को कांग्रेस का समर्थन देखिए यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 1945 में बम्बई में पहली बार आयोजित हो रहे कांग्रेस का अधिवेशन आज़ाद हिंद फौज के कैदियों के समर्थन में एक सशक्त प्रस्ताव पारित किया गया तब उन्हें पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की गई। देखिए आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों पर चलाए जा रहे मुकदमों में भोला भाई देसाई देखिए तेज बहादुर संप्रभु कैलाशनाथ कारजू, जवाहरलाल नेहरू एवं आसफ अली। बचाव पक्ष आसफ अली देखिए यहाँ पर क्या जवाहरलाल नेहरू एवं आसफ अली बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुए तथा इनके समर्थन में वकालत की। आज़ाद हिंद फौज जांच एवं राहत समिति ने युद्धबंदियों एवं उनके आश्रितों के लिए धन एवं खाद्यान्न की व्यवस्था की तथा उनके लिए रोजगार के अवसर जुटाए, जनता को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों के समर्थन में आंदोलन किया। आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों को रिहा करने के भारतीयों ने जिस अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया था इसके समर्थन में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन एवं प्रदर्शन किए गए वो अप्रत्याशित था। लेकिन इस संबंध में चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शन को समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया। इसे आंदोलन को काफी लोकप्रियता मिली। आंदोलन के समर्थन में समाचार पत्रों में संपादकीय लेख लिखे गए तथा पैम्फलेट्स बांटे गए। इनमें सरकार को धमकी दी जाती थी तथा जनता से आंदोलन के समर्थन में आगे आने का आह्वान किया जाता था। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर सभाओं का आयोजन किया जाता था तथा सरकार के विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन किया जाता था। यह 1 से 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज सप्ताह का आयोजन 1 से 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज सप्ताह का आयोजन किया गया था। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से भी आंदोलन का दायरा काफ़ी बड़ा था। देखिए यहाँ पर समाज के सभी वर्गों तथा सभी राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। दिल्ली, पंजाब, बंगाल देखिए यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, बंगाल, मुंबई, मद्रास संयुक्त प्रांत आंदोलन के मुख्य केंद्र थे, किंतु अजमेर, बलूचिस्तान, असम, कुर्ग, ग्वालियर तथा दूर दराज के गाँव में भी आंदोलन काफी प्रभाव था। सरकार के विरुद्ध जनता विभिन्न तरीके से अपने रोष का प्रदर्शन कर रही थी। छात्र सबसे अधिक सक्रिय थे। छात्रों न केवल शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया अपितु सभाओं, प्रदर्शन एवं हड़तालों का आयोजन भी किया। कई स्थानों पर पुलिस से उसकी मुठभेड़ भी हुई। दुकानदारों दुकानें बंद कर दी। कोष एकत्रित किया गया। कोष में नगर पालिका, जिला बोर्डों जिला देखिए यहाँ पर देखिए क्या गया क्या कि सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से भी आंदोलन का दायरा काफ़ी बड़ा था। समाज के सभी वर्गों तथा सभी राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। दिल्ली, पंजाब, बंगाल, मुंबई, मद्रास संयुक्त प्रांत आंदोलन के मुख्य केंद्र थे, किंतु अजमेर, बलूचिस्तान, असम, कुर्ग, ग्वालियर तथा दूर दराज के गाँवों में भी आंदोलन का काफ़ी प्रभाव था। सरकार की जनता विभिन्न तरीकों से अपने रोष का प्रदर्शन कर रही थी। छात्र सबसे अधिक सक्रिय थे। छात्रों ने न केवल शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया अपितु सभाओं, प्रदर्शनों एवं हड़तालों का आयोजन भी किया। कई स्थानों पुलिसों से उनकी मुठभेड़ भी हुई। दुकानें बंद कर दी। कोष एकत्रित किए गए। कोष एकत्रित किया गया। कोष में नगर पालिका, जिला बोर्ड, गुरुद्वारा समिति, प्रवासी भारतीयों, कैम्ब्रिज मजलिस, कलकत्ता और बम्बई के फिल्मी तथा अमरावती के तरंगेवाली इत्यादि ने चंदा दिया। यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर किसान सभा आयोजित की गई था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों को रिहा करने की मांग की गई। जिन राजनीतिक दलों ने आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों का समर्थन किया उनमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनवादी, अकाली जस्टिस पार्टी, रावलपिंडी आहारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा एवं सिख लीग प्रमुख थी। आज़ाद हिंद फौज आंदोलन की व्यापकता इतनी अधिक थी कि अभी तक ब्रिटिश राज के परंपरागत समर्थक माने जाने वाले सरकारी कर्मचारी एवं सशस्त्र सेनाओं के लोग भी सरकार के विरुद्ध हो गए था। उन्होंने आंदोलनकारियों का समर्थन किया। सरकारवादी और उदारवादी दोनों ने सरकार से आग्रह किया कि भारत एवं ब्रिटेन के संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए वह युद्धबंदियों को रिहा कर दे। सरकारी कर्मचारी तथा सशस्त्र सेनाओं के लोगों को युद्धबंदियों से पूरी सहानुभूति थी। देखिए वे सरकार विरोधी सभाओं में
जाते थे, भाषण सुनते थे, पैसे भी भेजते थे। इस पर आज़ाद हिंद फौज का आंदोलन से आंदोलन न केवल यह सिद्ध किया कि भारतीयों के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार केवल भारतीयों का है, बल्कि उसने यह अधिकार प्राप्त भी किया कि ब्रिटेन आज़ाद हिंद फौज के मुद्दे की महत्ता से भली-भांति परिचित हो चुका था। अब भारत बनाम इंग्लैंड का मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। दिन ब दिन भारतीय आंदोलन पूर्ण आज़ादी के रंग से रंगने लगा। अब 1945-46 में विद्रोह की 3 घटनाएं। 1945-46 की सदियों में भारतीय की प्रखर राष्ट्रवादी भावना को बाहर अंग्रेज अधिकारियों के साथ टकराव के रूप में सामने आई। इस समय विद्रोह की 3 घटनाएं हुई। पहला आपको याद है कि क्या कि पहला इसमें देखिए क्या 21/9/1945 कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे को लेकर। दूसरा 11 फरवरी 1946 कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास सुनाए जाने को लेकर। एवं तीसरा 18 फरवरी 1946 बम्बई में जब रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने हड़ताल कर दी। अभी हम देखिए त्रिस्तरीय पैटर्न की बात यहाँ पर आपको है। देखिए इस चीज़ को आप यहीं तक रखिए, त्रिस्तरीय पैटर्न, इसको आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा।